हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, ये जो चैनल है हमारा, ये हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, बट किसी कारण ये हम चैनल चला नहीं पाए, तो हम आज रीस्टार्ट करने जा रहे हैं ये चैनल। इस चैनल में हम क्लास 12th की फ़िज़िक्स पढ़ाएंगे आपको, और जो ये फ़िज़िक्स रहेगी हमारी, कंप्लीट सिलेबस रहेगा क्लास 12th का। इस फिज़िक्स में हम पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम फिज़िक्स में जो भी वर्ड पढ़ेंगे, हर वर्ड को डिफ़ाइन करना सीखेंगे इस चैनल के ऊपर। इसी तरह जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है, ये भी 2 वर्ड से मिलके बना है। एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक्स। जो वर्ड इलेक्ट्रो है, इसका मतलब होता है चार्ज, और जो स्टैटिक्स है, इसका मतलब होता है एट रेस्ट। तो हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये वो ब्रांच होती है फिज़िक्स की, जिस फिज़िक्स में हम किसको स्टडी करते हैं, वी विल स्टडी द चार्ज इज़ एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ये वो ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं उन चार्जेस के बारे में जो चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट में हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इस फिज़िक्स में हम उन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जिन चार्जेस की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो। इन शॉर्ट, जो न्यूमेरिकल आएंगे इस चैप्टर में, उस सभी चैप्टर्स में क्या होगा, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें जो हमारे चार्जेस होंगे वो किस में होंगे, रेस्ट में होंगे। मींस उनकी जो वेलोसिटी है वो हमने क्या लेनी है, ज़ीरो लेनी है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, बेसिकली ये एक ब्रांच होती है किसकी, फिज़िक्स की, जिसमें हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं किसको, उन चार्जेस को जो चार्जेस हमारे किस में होते हैं, रेस्ट में हैं। मीन इन शॉर्ट हम कह सकते हैं मैथमेटिकली उन चार्जेस के बारे में हम पढ़ते हैं जो जिन चार्जेस की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, ज़ीरो होती है। अब जो ये हमारा चैप्टर है, जो हमारा यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, इस यूनिट में आगे बेसिकली 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर 1 है, एक चैप्टर 2 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 को। जो हमारा चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 का क्या नाम है वो हम अभी मेंशन करते हैं। ये चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कि जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है, एंड फील्ड के बारे में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा जो आज का चैप्टर रहेगा वो ये रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इस चैप्टर को भी सब डिवाइड किया गया है 2 चैप्टर्स में। एक चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है। तो जो हमारा पहला टॉपिक आता है आज का, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में इस चैप्टर में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमसे सबसे पहले हमें इसे पढ़नी है इलेक्ट्रिक चार्ज में, वो हर एक चीज़ की जो सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। तो अभी हम मेंशन करने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बहुत ध्यान से देखना, ये डेफिनेशन बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ डिफाइंड एज इंट्रिंसिक। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? इट इज़ डिफाइंड एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, मैटर की। इट इज़ डिफाइंड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच द मैटर इज एबल टू produce and experience electric and magnetic effects। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो की पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, बोलता है चार्ज क्या होता है, बोलता है चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, किसकी है, मैटर की है, ठीक है। किसकी है? मैटर की है। इट मीन्स कि जो चार्ज है वो किससे रिलेटेड है, मैटर से रिलेटेड है। इट मीन्स ये चार्ज तभी एग्जिस्ट करेगा जब कभी मैटर होगा। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। अगर कोई एक बॉडी है, उसका मास, मैटर मीन्स मास, अगर एक बॉडी उसका मास नहीं है तो उसका चार्ज भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है? ये डेफिनेशन ये बोल रही है कि जो हमारा चार्ज होता है ये बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। अगर मोर प्रिसाइसली बोले, मैटर में किसकी प्रॉपर्टी है ये,
जो मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। ठीक है, अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स में कौन आता है? इसमें आता है प्रोटॉन, जो एटम के अंदर होता है। कौन आता है? जो चीज़ें एटम के अंदर होती हैं। एटम के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो जनरली जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिसके कारण क्या होता है, जो मैटर में एक क्षमता आ जाती है। किस चीज़ की क्षमता आती है? वो जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं और जो मैग्नेटिक फोर्सेस है उनको प्रोड्यूस भी, अप्लाई भी कर सकता है और फील भी कर सकता है, एक्सपीरियंस भी करता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये एक वो चीज़ होती है जब वो किसी मैटर पे आ जाए तो वो जो मैटर होता है उसमें क्षमता आ जाती है किसी चीज़ को इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने की या उसको एक्सपीरियंस करने की, उसमें क्षमता आ जाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ से की पॉइंट अराइज होता है। एक तो ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया कि जो चार्ज किससे रिलेटेड है? मैटर से। इट मीन्स अगर मैटर होगा तभी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी बात आती है कि जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या मतलब क्या होता है। तो बेसिकली जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी चीज़ की वो प्रॉपर्टी होती है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती, जो एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करती। और जो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो होती है जो एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड करती है। और वी कैन से दैट जो हमारा चार्ज होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, या हम उसको बोल सकते हैं वो क्या होती है? एक इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होती है। इनहेरिएंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो इनबिल्ट होती है, जो जैसे जनरेशन से जनरेशन, जैसे हम बोलते हैं ना इनहेरिएंट है, ये मेरे में इनहेरिएंट है। इट मीन्स कि जो इनबिल्ट है, जो पहले से होती है, जनरेशन टू जनरेशन जो शिफ्ट होती है। इट मीन्स कि हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कौन सी हुई? वो प्रॉपर्टी जो एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करती। एक्सट्रिंसिक वो होती है जो एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड करती है। जैसे इंट्रिंसिक वो होती है जिसको हम नेचुरली बोल सकते हैं, जो नेचुरली प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की। सपोज जैसे मास है, जो मास है ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये एक्सटर्नल किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। बट जो हमारा इसकी एग्जांपल ले लेंगे एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी की, वेट। जो वेट होता है उसका फार्मूला क्या होता है? mg। तो जो वेट है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। वो एक्सटर्नल फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे। अब जो ये मेरा वेट है, ये मेरा वेट क्या होता है? चेंज होता है। अर्थ पे कुछ होता है, मून पे कुछ होता है। इट मीन्स कि ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह जो चार्ज है वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। वो क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी तरह है? जैसे मास, जो मास है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या एक इनहेरिएंट प्रॉपर्टी है। ये आपको पॉइंट याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक जो आइडिया था, जो डेफिनेशन थी, ये थी हमारी चार्ज की डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे कुछ की पॉइंट्स किसके अबाउट? चार्ज के रिगार्डिंग, कि चार्ज के बारे में कुछ बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसकी डिटेल में कि चार्ज क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चार्ज का सिंबल। तो पहले बात कि जो हमारा चार्ज का सिंबल है वो क्या होता है। तो जनरली जो चार्ज को हम कैपिटल क्यू से या हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसकी आ गई पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो चार्ज की आती है वो ये आती है कि जो चार्ज है हमारा ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? बेसिकली ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो जनरली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो बेसिकली दो किस्म की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब जो फिजिकल क्वांटिटी में भी दो तीन किस्म की क्वांटिटी आती हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटी आती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब हमें बताना है कि जो हमारा चार्ज है ये स्केलर क्वांटिटी है या हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन आता तो कुछ बच्चे ने 11th नहीं पढ़ी होगी, वो पूछेंगे सर ये स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो क्वांटिटी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज, जिसकी सिर्फ कुछ वैल्यू हो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर वो होती है जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और जो वेक्टर लॉज को फॉलो करे। बट जो चार्ज है हमारा इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये इसका दूसरा की पॉइंट था कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारा चार्ज है। तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है वो आ जाता है यूनिट्स। तो जैसे 11th क्लास में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था यूनिट्स एंड डायमेंशंस,
इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो चार्ज है उसके यूनिट्स कौन से हैं। अब जो यूनिट्स हैं ये बेसिकली 2 से 3 किस्म के होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट आपके 12th क्लास में आपको 2 ही किस्म के यूनिट याद रखने हैं। अब जो यूनिट होते हैं वो हमारे या तो एसआई यूनिट होते हैं, इसको कैटेगराइज किया एसआई यूनिट में, या सीजीएस होते हैं, या एमकेएस होते हैं। ठीक है, एक चौथा भी होता है जिसको हम बोलते हैं एफपीएस। ठीक है, बट अब ये दोनों अभी 11th क्लास में हमने पढ़ने थे, यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पे जो रोल है वो है 2 यूनिट का, एक एसआई यूनिट का और एक सीजीएस यूनिट का। एसआई का यूनिट का होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट, चार्ज का क्या है वो होता है। और सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट, इसको सीजीएस यूनिट को बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। अब हम बात कर रहेंगे चार्ज की एसआई यूनिट की। जो चार्ज का एसआई यूनिट होता है वो एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था, जिसका नाम है कूलम। तो जो भी साइंटिस्ट के नाम पे आएगा उसको कैपिटल में लिखना है, जो भी यूनिट साइंटिस्ट ने दिया होगा उसको हमने कैपिटल में यूज़ करना है। और अगर मैं उसको फुल फॉर्म उसकी लिखूं तो वो मुझे उसको शॉर्ट, पहला वर्ड क्या शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, जैसे COULOMB कूलम। ठीक है, और ऐसा यूनिट तो आ गया कूलम। अब जो हमारा क्वेश्चन आया होता है कि जो एक कूलम है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, अगर मुझे इस चीज़ को निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए चार्ज का फार्मूला। तो बेसिकली चार्ज का फार्मूला कहाँ से निकलता है, करंट से। ठीक है, और जो ये करंट होता है ये क्या होता है, करंट होता है, इसकी सिंपल सा फार्मूला होता है करंट का। करंट क्या होता है, रेट एट विच द चार्ज फ्लोज, या चार्ज अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, करंट। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से, तो करंट को करते हैं आई से। तो यहाँ से फार्मूला हमारा निकल जाएगा I इक्वल्स टू Q/T। तो यहाँ से हमारा चार्ज निकल जाएगा, ये T इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा I इंटू टी। तो यहाँ से I जो होता है करंट होता है, करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है A। इसी तरह टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ से चार्ज का यूनिट क्या आ जाएगा, ऐसा ही कूलम। यहाँ से हम बोलेंगे जो एक कूलम होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो इन शॉर्ट हम यहाँ से कह सकते हैं जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो कूलम होता है वो एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। यहाँ से हमने बताया कि जो कूलम होता है एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। तो कहीं जगह कभी ऐसे कहीं पे लिखा होगा, आपको एग्जांपल में यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा 9 कूलम लिखा होगा, और कहीं पे लिखा होगा इसी सेम चीज़ को लिखा होगा 9 एम्पियर सेकेंड। तो आपने घबराना नहीं है, एम्पियर सेकेंड और जो हमारा कूलम है ये वन एंड सेम थिंग है। ठीक है, तो ये बात हमने की थी ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट जो चार्ज का होता है वो क्या होता है, C, दैट इज़ द कूलम। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके किसके यूनिट की, नेक्स्ट यूनिट आ गया इसका CGS यूनिट। तो इसका जो CGS यूनिट होता है वो चार्ज का क्या होता है, ठीक है, CGS। तो जो CGS यूनिट है वो क्या है, तो चार्ज का जो इसका CGS यूनिट होता है, इस CGS यूनिट को हम एक नाम से बोलते हैं, जिसका CGS यूनिट क्या होता है, उसका नाम है स्टैट कूलम। क्या है, स्टैट कूलम। तो स्टैट कूलम इज़ बेसिकली नोन एज द CGS यूनिट ऑफ द चार्ज। और जो ये स्टैट कूलम होता है, इस स्टैट कूलम को एक और नाम से बुलाया जाता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम ESU भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो CGS यूनिट आएगा चार्ज का वो या तो स्टैट कूलम होगा या तो ESU होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक एडिशनल नोट डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है, तो याद रखना जो चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है उसको बोलते हैं एब कूलम। तो क्या यूनिट होता है, एब कूलम। तो आपको याद रखना है 3 यूनिट आगे, एक आ गया आपका SI यूनिट, ये जो SI यूनिट कूलम आ गया, दूसरा आ गया CGS यूनिट, ये क्या आ गया, स्टैट कूलम, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट आ गया जो चार्ज का वो है एब कूलम। अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन आता है, इन तीनों के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन आता है तीनों यूनिट्स के बीच में। वो रिलेशन क्या है वो आप मेंशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो एक कूलम होता है, एक कूलम वो बेसिकली किसके बराबर होता है, वो होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर। ठीक है, और जो ये 1 कूलम होता है किसके बराबर होता है, 1/10 एब कूलम के बराबर। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ, अगर यहाँ से हम बात करें एक एब कूलम कितना होगा, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक एब कूलम होगा 10 कूलम के बराबर। तो इसका मतलब इन तीनों यूनिट से सबसे बड़ा, जो इन तीनों यूनिट से बड़ा यूनिट है वो क्या है,
ये एब कूलम। तो एब कूलम की शॉर्ट फॉर्म को ए बी कैपिटल सी भी लिखते हैं एब कूलम, और स्टैट कूलम को स्टैट लिख के सी लिख के ये भी लिखते हैं। तो ये बेसिकली था हमारा यूनिट्स क्या हैं, जो तीनों किस्म के यूनिट्स मैंने आपको मेंशन करवा दिए यहाँ पे, चार्ज के क्या क्या होंगे और उनके बीच में क्या रिलेशन होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे हमने यूनिट कर लिए, हम 3 पॉइंट कर लिए थे, अब हमारा जो 4th पॉइंट है वो आता है। जैसे यूनिट्स कर लिए थे तो हमारा चैप्टर था 11th में यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो अब जो आता है वो नेक्स्ट पॉइंट आता है डायमेंशंस की, जो हमारे डायमेंशंस हैं चार्ज के वो क्या हैं। ठीक है, अब डायमेंशंस की बात करें तो बच्चे को याद आता है, जब डायमेंशन की बात आती है तो उनको याद आता है MLT। ठीक है, या इसके जो डायमेंशन फार्मूला है वो क्या है चार्ज का, तो MLT याद आता है। देखो MLT करके आपको याद नहीं करना है, तो मैं उसका एक बेसिक तरीका बताऊंगा याद करने का। तो जो डायमेंशंस हैं, जब आपको कभी भी किसी चीज़ के निकालने हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो भी क्वांटिटी दी जाएगी उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला होगा वो आपको पता होना चाहिए। आपको लर्न डायमेंशन नहीं करने हैं, आपको मैथमेटिकल फार्मूला लर्न करना है उस क्वांटिटी का। जैसे हम चार्ज का निकालने जा रहे हैं, हम किसका निकालने जा रहे हैं, चार्ज का। तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए मुझे उसका मैथमेटिकल फार्मूला पता होना चाहिए, और जो चार्ज का मैथमेटिकल फार्मूला मुझे पता है वो कहाँ से निकलता है, वो करंट से निकलता है। अगर वो डायरेक्ट आता तो उसको बोलते हैं कि जो चार्ज का फार्मूला फंडामेंटल है, बट वो निकलता कहाँ से है, वो निकलता है करंट से। इसलिए जो चार्ज होता है ये बेसिकली क्या होता है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। क्या होती है, एक डिराइव्ड, क्योंकि इसको हमने डिराइव किया क्या है, कहाँ से, करंट से। इसलिए एक पॉइंट याद रखना कि जो चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है बल्कि ये क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो करंट क्या होता है हमें पता, अभी जस्ट हमने पढ़ा, करंट क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। ठीक है, इसी तरह यहाँ से चार्ज निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट का आई आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे आई इंटू टी। अब हमें डायमेंशन तो पता करंट का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल ए एम्पियर, और जो टाइम का होता है इसका डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी ए टी। तो यहाँ से जो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला बन गया, और जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं किसी चीज़ के तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह जो हमारा चार्ज आ गया, इसको अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दूँ तो चार्ज का जो डायमेंशन फार्मूला क्या बना, AT। तो आपको याद रखना है दिस इज़ द डायमेंशन फार्मूला फॉर चार्ज। तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, AT होता है। ठीक है, एम्पियर इंटू टाइम, ये होता है आपका चार्ज का डायमेंशन फार्मूला। तो ये हमारा था चार्ज का डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वां पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम डिस्कस करते हैं इसका चार्ज का 5th पॉइंट। 5th पॉइंट चार्ज का ये है कि जो हमारे लाइक चार्जेस होते हैं, कौन से लाइक चार्जेस। तो जो हमारी बेसिक क्लास थी जो मैंने 2 साल पहले ली थी, हमारी जो प्ले लिस्ट में पहला लेक्चर है आप उसको देखना, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, आपको रिपेल करते हैं, आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसी तरह जो हमारे अनलाइक चार्जेस होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसी को मैं एक डायग्राम की फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ कि ये कैसे अट्रैक्ट, जो लाइक चार्जेस होते हैं ये मैंने बना दिए लाइक चार्जेस। ये क्या करते हैं, रिपेल, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। इसी तरह जो अनलाइक है, अनलाइक मीन्स एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जस्ट इसी तरह आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं आपस में, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और जो ये लॉ है, दिस लॉ, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, बेसिकली लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये तो दोनों बातें क्लियर होगी। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, देखो एक नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो आप, कि जो एक चार्ज्ड बॉडी है, कौन सी बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी। अब वो जो चार्ज्ड बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकती है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है। ठीक है, अब वो बोलता है कि ये जो चार्ज्ड बॉडी है ये क्या करती है, ये हमेशा अट्रैक्ट करती है किसको, ये पहली बात तो जो चार्ज्ड बॉडी है वो अट्रैक्ट किसको करेगी, अनलाइक बॉडी को। दूसरा, ये चार्ज बॉडी किसको अट्रैक्ट करती है, न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। सपोज आपके पास 2 बॉडीज है, एक ये बॉडीज है, एक ये बॉडी है। ये बॉडी चार्ज्ड है और ये बॉडी हमें नहीं पता ये न्यूट्रल है या चार्ज है। मैं करूँगा इस बॉडी को इस बॉडी के पास लाऊंगा, अगर इस बॉडी ने इसको अट्रैक्ट कर दिया तो क्या होगा, हम या तो ये हो सकता है कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जो अपोजिट चार्ज है, या ये बॉडी न्यूट्रल है। इट मीन्स कि अट्रैक्शन जो है वो हमें नहीं बता सकती कि कोई एक बॉडी चार्ज है या नहीं है। इट मीन्स कि एक जो चार्ज्ड बॉडी है वो अट्रैक्ट तो दोनों को कर सकती है, न्यूट्रल को भी कर सकती है और अनलाइक को भी कर सकती है। बट अगर एक चार्ज्ड बॉडी ऑन द अदर हैंड, सेम अगर एक चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, और हम किसी दूसरी बॉडी के पास लेके जा रहे हैं, अगर वो दूसरी बॉडी को क्या कर रही है, जो अनदर बॉडी को
अनदर बॉडी को, अगर वो क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। तो हमेशा याद रखना कि जो ये अनदर बॉडी है, ये बॉडी हमेशा क्या होगी, चार्ज्ड होगी। क्या होगी, चार्ज्ड होगी, या ये बॉडी हमेशा क्या होगी, इलेक्ट्रीफाई होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर एक ये सपोज करते हैं ये चार्ज्ड बॉडी है और ये हमें नहीं पता ये चार्ज है या नहीं है, हमें चेक करना है कि ये वाली जो बॉडी है ये इलेक्ट्रीफाई है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक चार्ज बॉडी लेंगे, उस चार्ज बॉडी को इसके पास लाएंगे। अगर तो इस बॉडी ने अट्रैक्ट किया तो क्या पहला केस आ जाएगा। पहले केस में क्या था, अनलाइक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं इस चार्ज बॉडी को इसके पास लेके जा रहा हूँ और अगर ये बॉडी इसको रिपेल कर रही है, तो यहाँ से हम श्योर हो जाएंगे कि ये बॉडी क्या है, चार्ज्ड है। इन शॉर्ट यहाँ से की पॉइंट क्या निकलता है, की पॉइंट ये निकलता है कि जो रिपल्शन है यही डिसाइड करती है कि कोई बॉडी इलेक्ट्रीफाई है या नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं, एक लॉ बना है, वो लॉ क्या बोलता है कि जो रिपल्शन होती है, रिपल्शन इज़ अ श्योर टेस्ट। जो श्योर टेस्ट कौन होता है, अट्रैक्शन नहीं होती है, रिपल्शन होती है। किसका, इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रीफाई है या चार्ज्ड है या नहीं है, वो हमें कौन बताता है, अट्रैक्शन बताती है। कौन बताता है, रिपल्शन बताती है। जो अट्रैक्शन है ये हमें नहीं बताती है कि कोई बॉडी इलेक्ट्रीफाई है या नहीं है। ये बहुत की पॉइंट था आपके लिए। अब हमारे पास जो आता है सिक्स्थ पॉइंट, वो सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो भी कोई एक चार्ज है, कोई भी क्या है, एक चार्ज, लेट इट बी, इसको हम प्लस क्यू मान लेते हैं। जो एक चार्ज है वो क्या करता है, वो तीन चीज़ें प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, वो चार्ज क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और वो रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है या रेडिएशन एनर्जी भी रिलीज़ करता है। अब ये कब कब करता है, वो केसेस मुझे पढ़ने हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पहला केस बना रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो आपने देखना है। पहला केस ये है कि ये जो मेरा चार्ज है ये पहले केस में क्या है, रेस्ट में है। दूसरा केस ये बनता है कि जो ये मेरा चार्ज है ये क्या है, मोशन में है। किस में है, मोशन में है। ठीक है, ये मूव कर रहा है, बट जब ये मोशन में है तो इस दौरान जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। मींस जब ये मूव कर रहा है एक ही वेलोसिटी से कर रहा है। अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो ये 20 किलोमीटर पर आवर से ही हमेशा चलता रहेगा। अगर एक ऐसा केस आए जब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, एक चार्ज है वो मोशन में है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो जो एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा जीरो होगी। क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या, जीरो आएगा। जीरो बाई टाइम क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा। तो ये दो केस हो गए। जो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड केस आता है, वो थर्ड केस ये है कि सपोज ये चार्ज है, ये क्या है, ये मोशन में है और जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इट मीन्स कि जो ये चार्ज है इसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ये चार्ज क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ये है थर्ड केस। तो याद रखना इन सभी केसेस में कब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, कब हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपके लिए कि जब चार्ज हमारा रेस्ट पे है तो उस दौरान क्या वो प्रोड्यूस करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही प्रोड्यूस करता है। किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर चार्ज हमारा मोशन में है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस दौरान वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर लास्ट केस थर्ड केस हमारा आता है कि अगर हमारा चार्ज मोशन में है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मींस वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं है, उस केस में वो तीन चीज़ें शो करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और वो रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है, वो रेडिएशन एनर्जी भी रिलीज़ करता है। तो ये आपको तीन चीज़ें, तीन केसेस याद रखने हैं कि जो चार्ज के, ये 1 नंबर केस, ये 2 नंबर केस और ये 3 नंबर केस, ये तीनों केस आपको याद रखने हैं। ये की पॉइंट है हमारे चार्ज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 7वां पॉइंट है, वो 7वां पॉइंट ये बोलता है कि जो चार्ज है हमारा ये क्या है, इनवेरिएंट है। क्या है, इनवेरिएंट। देखो वेरिएंट का मतलब होता है जो चीज़ वेरी करती है उसको वेरिएंट बोलते हैं। इनवेरिएंट वो होता है जो चेंज, वेरी का मतलब होता है चेंज, जो चेंज नहीं करता। किसके साथ नहीं करता, विद स्पीड। जो स्पीड के साथ चेंज नहीं करे उसको बोलते हैं इनवेरिएंट। तो याद रखना, अगर एक बॉडी है वो चार्ज्ड है, अगर वो किसी वेलोसिटी से, अगर वो बहुत स्पीड से चलती है तो उसका चार्ज बढ़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है, वो वेरी चेंज नहीं करता अलॉन्ग विद द स्पीड के साथ वो वेरी नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमारा चार्ज के रिगार्डिंग 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये है चार्ज। तो कुछ 8वां पॉइंट है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं
जो चार्ज की, ठीक है, जो आपको याद रखनी है बेसिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टी आती है, वो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो चार्ज है वो ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफ़र हो जाता है। कि पहला वो क्या बोलता है कि जो चार्ज है वो क्या है, ट्रांसफरेबल, कि वो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। जब कोई दो बॉडीज़ लेते हैं, इन दोनों बॉडीज़ को हम क्या करते हैं, रब करते हैं, उस दौरान क्या होता है, यहाँ से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से इधर मूव करता है और उस बॉडी से मूव करेगा इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पे लूजली बॉन्ड होगा। तो इट मीन्स कि जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक बॉडी से, यहाँ जैसे इस बॉडी से इस बॉडी पे ट्रांसफ़र हुआ है, तो चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल, ठीक है। दूसरी बात होती है कि जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है, इनवेरिएंट। वो मैंने आपको बता दिया, इनवेरिएंट का मतलब विद द हेल्प ऑफ विद द स्पीड वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो होता है वो ये बोलता है जो चार्ज है, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मैटर, कि वो मैटर से एसोसिएटेड है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ये इस लाइन का मतलब है, ठीक है। जो चौथी इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या बोलता है कि वो बोलता है कि जो चार्ज है ये क्या रहता है, कंजर्व्ड। ये आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। कंजर्व रहता है मीन्स वो चेंज नहीं होता। लेकिन कौन सा चार्ज, ये भी याद रखो, टोटल चार्ज। कोई भी बॉडी है उसका जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। ये मेन पॉइंट थे आपके जो हमने डिस्कस किए आज चार्ज के रिगार्डिंग। आज के जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें इतना ही रहेगा। होपफुली हम जो कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक में हम जो चार्ज की जो तीन बेसिक, कितनी प्रॉपर्टीज़, जो चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताई मैंने आज, तो चार्ज की जो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं कल डिस्कस करने जा रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपकी पहली जो हमारी है आएगी वो होती है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिव नेचर, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और जो तीसरी प्रॉपर्टी रहेगी उस तीसरी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तीन जो पॉइंट्स हैं ये हम आपके अच्छे से जो है डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं कोशिश करूँगा कि हम एज मच एज सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।